नीट छात्रा मामले में गठित विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने 7 दिनों की जद्दोजहद और गहन जांच के बाद आखिरकार अपनी रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को सौंप दी है। क्या थी उस रिपोर्ट में? यह रिपोर्ट सिर्फ औपचारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें हर उस व्यक्ति का बयान शामिल है जो किसी भी स्तर पर इस केस से जुड़ा रहा। रिपोर्ट्स में प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और मेदांता के डॉक्टरों के बयान भी शामिल किए गए हैं। परिजनों से पूछताछ, हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं की जानकारी से लेकर ऑटो चालक, स्कॉर्पियो ड्राइवर, पड़ोसी, गांव के मुखिया से लेकर हॉस्टल कर्मियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, डिजिटल और टेक्निकल एविडेंस भी पुलिस मुख्यालय को सौंप दिए गए हैं। एसआईटी की जांच का एक बड़ा आधार सीसीटीवी फुटेज रहे हैं। पटना जंक्शन से लेकर शंभू गर्ल्स हॉस्टल तक छात्रा की पूरी मूवमेंट को कैमरों के जरिए ट्रैक किया गया है। हॉस्टल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज, हॉस्टल के मुख्य गेट, पीछे के गेट और आसपास की सड़कों के कैमरे भी खंगाले गए हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें, एम्स में अपना पक्ष रखते हुए एसआईटी ने छात्रा से जुड़े सभी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, इलाज की पूरी टाइमलाइन और डॉक्टरों की राय को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। ये बहुत जरूरी बात थी। खास बात यह भी है कि मेदांता और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की महिला गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के बयान भी रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, जिससे बहुत कुछ क्लियर हो गया है। जांच सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें, एसआईटी की टीम छात्रा के जहानाबाद स्थित घर तक पहुंची और वहां से रेलवे स्टेशन तक लगे करीब 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। इन फुटेज में अलग अलग समय पर छात्रा की गतिविधियां कैद हुई हैं। ये कब घर से निकली, किस रास्ते से स्टेशन पहुंची, किस समय ट्रेन पकड़ी और वहां किन लोगों से संपर्क में आई, इन सभी बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ा गया है और पूरी जानकारी पुलिस मुख्यालय को सौंप दी गई है। चलिए, क्या थी उस रिपोर्ट में, हम परत दर परत बात करेंगे ताकि जानकारी आसानी से आप तक पहुंच जाए। इस केस में एक ऐसा एंगल भी सामने आया है जिसने जांच को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 दिसंबर को छात्रा ने अचानक माता पिता के साथ घर जाने का फैसला किया और हॉस्टल से निकल गई। जिस दिन वो घर पहुंची, उसी दिन उसका भाई घर छोड़कर किसी दूसरी जगह चला गया। जब तक छात्रा घर पर रही, उसका भाई वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही 5 जनवरी को छात्रा पटना के लिए निकली, भाई वापस घर आ गया। यह महज संयोग है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? एसआईटी इस एंगल को भी गंभीरता से जांच कर रही है और इसकी परत दर परत को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अगर पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से समझें तो इसकी शुरुआत 6 जनवरी से होती है। उसी दिन पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा बेहोशी की हालत में अपने कमरे में मिलती है। इससे एक दिन पहले यानी 5 जनवरी को वो जहानाबाद से पटना लौटी थी। बेहोशी की हालत में पहले उसे कंकड़बाग के सहज अस्पताल ले जाया गया, जहां से बाद में उसे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और बाद में उसे मेदांता भी रेफर कर दिया गया था। ये बात हम जानते हैं कि 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी मेदांता में। पुलिस ने शुरुआती जांच में घटनास्थल, एफएसएल टीम, सीसीटीवी फुटेज, हॉस्टल संचालक, वार्डन और डॉक्टरों के बयानों के आधार पर यौन शोषण से इनकार कर दिया था। इसी दौरान नींद की दवा खाने की थ्योरी सामने आई। पुलिस के अनुसार यूरिन टेस्ट में नींद की दवा के संकेत मिले थे। इसके साथ ही हम आपको बता दें, छात्रा के मोबाइल फोन की गूगल सर्च हिस्ट्री में 24 दिसंबर 2025 और 5 जनवरी को सुसाइड और नींद की दवा से जुड़े सर्च भी पाए गए थे। लेकिन कहानी उस वक्त पूरी तरीके से बदल गई जब पीएमसीएच से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए। रिपोर्ट्स में यह साफ कहा गया कि यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रा के शरीर पर चोट के निशान, खरोच और बल प्रयोग के संकेत मिले थे। इसके बाद पुलिस की शुरुआती जांच पर गंभीर सवाल खड़े हो गए और मामला तूल पकड़ने लगा। नेशनल वाइज ये मुद्दा गरमाने लगा। इसके बाद छात्रा के पिता ने चित्रगुप्त नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। 16 जनवरी को बढ़ते दबाव और पुलिस की आलोचना के बाद एसआईटी का गठन किया गया ताकि इस मामले को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जा सके। एसआईटी ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल, सहज अस्पताल और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों से दोबारा पूछताछ की। टीम छात्रा से जहानाबाद गांव भी गई और वहां अपने स्तर से जांच कर सबूत जुटाए। माना जा रहा है कि एफएसएल रिपोर्ट्स और एम्स की रिव्यू रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इस केस को लेकर बड़ा खुलासा जल्द ही कर सकती है। फिलहाल इस मामले में 4 प्रमुख एंगल पर जांच चल रही है। पहला ये कि 5 जनवरी को पटना पहुंचने से पहले छात्रा की शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या थी।
पुलिस के अनुसार हम आपको बता दें, छात्रा ने दोपहर 1 बजे जहानाबाद से ट्रेन पकड़ी, करीब 3 बजे पटना जंक्शन पर देखी गई। 3:35 पर वो हॉस्टल पहुंची, जहां से उसने पिता को फोन कर यह बताया कि वो ठीक से हॉस्टल पहुंच गई है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस सफर के दौरान या उससे पहले कोई असामान्य घटना तो उस छात्रा के साथ नहीं घटी थी। दूसरा एंगल है पटना पहुंचने के बाद। हॉस्टल पहुंचने और बेहोशी की हालत में मिलने के बीच 4 से 5 घंटे का ऐसा गैप है जिसमें सबसे बड़ी घटना घटित मानी जा रही है। पुलिस ये पता करने में लगी हुई है और कोशिश भी कर रही है कि इस दौरान छात्रा बाहर गई थी या नहीं गई थी, वह किन लोगों के संपर्क में आई और उसे मेडिकल दुकान तक कौन लेकर गया। यह सवाल भी जांच के दायरे में है कि उसे सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, एक मेडिकल की दुकान पर क्यों ले जाया गया। तीसरा और सबसे गहन एंगल यह है कि अगर छात्रा हॉस्टल पहुंचते वक्त पूरी तरीके से सामान्य थी, ठीक थी, तो अपराध हॉस्टल परिसर के भीतर ही हुआ है। जांच इस बात की हो रही है कि यह घटना उसके कमरे में हुई है या हॉस्टल के किसी अन्य हिस्से में हुई है। 3 दरवाजे वाले हॉस्टल के पीछे के गेट और लिंक रोड कनेक्शन को खास तौर पर जांच के दायरे में लिया जा रहा है। हम आपको बता दें, चौथा और सबसे संवेदनशील एंगल यह है कि छात्रा अपने मोबाइल से एक खास नंबर पर बार-बार बातचीत कर रही थी। यह नंबर उसके करीबी सर्कल से जुड़े व्यक्ति का बताया जा रहा है। यह कॉल पैटर्न पटना पहुंचने से पहले और बाद में दोनों समय एक्टिव था। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हुई है कि यह सिर्फ सामान्य बातचीत थी या इसके पीछे किसी तरह का मानसिक दबाव है, धमकी या फिर मुलाकात जुड़ी हो सकती है। बहुत सारे एंगल्स हैं जिसको खंगाले जा रहे हैं। ये मामला अब सिर्फ एक नीट छात्रा की मौत की जांच नहीं रह गया, ये सिस्टम जांच प्रक्रिया और जवाबदेही की एक बड़ी परीक्षा भी बन चुका है। अब सबकी नजर एफएसएल रिपोर्ट और एम्स की समीक्षा रिपोर्ट पर टिकी हुई है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इन रिपोर्ट्स के आने के बाद पूरा सच सामने आएगा या फिर ये मामला भी सवालों के साथ अधूरा रह जाएगा। खैर, हमारी टीम ने भी शंभू गर्ल्स हॉस्टल विजिट किया था। वहां के मालिक से, जो बिल्डिंग के मालिक थे, उनसे बातचीत भी की थी और बातचीत के दौरान बहुत कुछ सामने आया था। क्या कुछ हो रहा है, आखिर पुलिस वहां 3 दिन के बाद डीवीआर लेने क्यों जाती है, 72 घंटों के बाद डीवीआर लेने क्यों जाती है, सीसीटीवी फुटेज को तुरंत अपने अंडर क्यों नहीं लिया गया। बहुत सारे सवाल हैं इस मामले को लेकर के, लेकिन जवाब वर्तमान में किसी के पास नहीं है। लेकिन अंततः जो रिपोर्ट सौंपी गई है पुलिस महानिदेशक को, उससे बहुत कुछ खुलासा हो सकता है। कुछ घंटों में या कुछ दिनों में पूरा मामला लगभग क्लियर हो जाएगा। खैर, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।